अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। आज हमारा KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो हम चैप्टर शुरू किया हुआ है उसका तीसरा लेक्चर है। और आज हमने क्या करना है जी? आज का टॉपिक है वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के ऊपर जो वर्क डन है उसको हमने देखना है। ठीक है, उसके लिए बेटा देखो, फर्ज करो हमारे पास एक सिलेंडर है। ये फर्ज कर लो एक सिलेंडर है। ठीक है जी, ये बेटा सिलेंडर है। सिलेंडर बना लो जी। ठीक है, इसके ऊपर ये एक पिस्टन है। दिस इज पिस्टन। ठीक है, इस पिस्टन को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। इसके ऊपर यहां पर हमने एक लोड या वेट पिस्टन के ऊपर दिया हुआ। यहां पर इस के अंदर जो गैस है, गैस का इनिशियल प्रेशर कितना है? P1 गैस के ऊपर, और इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1। फर्ज कर लो आपने इस गैस को हीट अप किया, हीट दी। हीट देने से क्या हुआ जी? ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये लोड या वेट, ये बेटा यहां से मूव कर गया। मूव कर गया, कितना डिस्टेंस मूव कर गया? डेल्टा एक्स। अब इस वक्त प्रेशर कितना है गैस के ऊपर? P2। वॉल्यूम कितना हो गया? V2। अभी देखो यहां पर जब टेम्परेचर बढ़ा तो इस गैस ने क्या किया? गैस ने फोर्स लगाई है पिस्टन के ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया। अब जब पिस्टन ऊपर मूव कर गया, इसका मतलब है गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया है। अब हमने क्या करना है? वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस पर किया गया वर्क हमने कैलकुलेट करना है। तो आइडियल गैस, अब देखो ना, जब गैस ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया ऊपर की तरफ, ठीक है, गैस ने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया, जिधर मूव किया उधर ही फोर्स लगाई। लेकिन जो बाय न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या करेगा? जितनी फोर्स गैस पिस्टन के ऊपर की तरफ लगाएगी, पिस्टन भी तो ऊपर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस का किया गया वर्क पिस्टन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस? वो क्या होगा? नेगेटिव, चूंकि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और पिस्टन फोर्स उस गैस पर किधर लगा रहा है? नीचे की तरफ। तो इसलिए ये जरा कंफ्यूजन या कंफ्यूज नहीं होना, ये बात जरा गौर कर लें कि वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, ये अलहदा फिक्र है। वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, ये अलहदा फिक्र है। तो हमने इस पूरे आर्टिकल के अंदर पिस्टन का किया गया वर्क कैलकुलेट करना है ऑन द गैस। समझ आ गई बात? फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर जो आपने पीछे बचपन वाला जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था, उसमें आपने वर्क डन बाय द गैस पढ़ा था। ठीक है, यहां पर हमने क्या करना है? वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस। तो उससे थोड़ा सा मामला उलट है, साइंस का भी मामला उलट आएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है जी, ले जी, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन एन आइडियल गैस, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स
इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है dx। तो आप चूंकि आपने वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ये जो थोड़ा सा वर्क आप समझ लें, dv इसे dw कह लें, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग दिस, अगर पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने में स्मॉल वर्क आप समझ लें dw है, तो दैट इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स cos 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लगाया है? ये हमने कौन सा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क डन बाय द पिस्टन। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने, ये मैं तीसरी दफा बताने लगा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि देखें, जब आपने गैस को हीट अप किया, हीट दी, एनर्जी दी, गैस ने क्या किया? पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया। अब गैस का किया गया वर्क, जिधर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और गैस फोर्स किधर लगा रही? ऊपर की तरफ। तो गैस का किया गया वर्क ये अलग फिक्रा है, और वो क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन व्हाट इज द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस? वो क्या होगा? पिस्टन चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, पिस्टन किधर फोर्स लगाएगा? जिधर गैस लगाएगी उसके ऑपोजिट, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने कौन सा वर्क कैलकुलेट करने लगे हैं? वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन दी गैस। तो वो क्या होगा? इसलिए मैंने कितना एंगल इस्तेमाल किया है? 180 डिग्री, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? माइनस एफ डी एक्स। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन? ठीक है, थोड़े से हिस्से पर किया गया वर्क, थोड़े से हिस्से के लिए, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क कितना है, तो टोटल वर्क डन यानी नेट वर्क डन क्या होगा? द नेट वर्क डन बेटा क्या होगा? इस दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डी एक्स। बात समझ में आ गई? ये आ गया जी W, दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब ये देखिए, हमें पता है प्रेशर किसकी इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से F निकालें, क्या आ गया बेटा? PA इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ गया जी? माइनस PADX। अब ये देखो, A क्या चीज है? इस पिस्टन का एरिया है, इस पिस्टन का बेटा क्या है? एरिया है। अगर मैं इस पिस्टन के एरिया को V2 से, V2 क्या है? यहां से लेकर यहां तक, पिस्टन के एरिया को V2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा यहां पर। अगर मैं यहां इस एरिया को V1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वॉल्यूम आएगा जो चेंज हुआ है। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? a dx को बेटा क्या लिख सकते हैं? dv। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गया जी? p dv। लें जी, वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस किसके बराबर होगा? माइनस इंटीग्रल p dv। और अगर इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू माइनस V1 V2 P dV। ये भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ये अब हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया। वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, द वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 दैट इज इक्वल इनटू P dV। अब इस फार्मूले की मदद से हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस का वर्क, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दौरान आइडियल गैस के ऊपर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन पहला आप देखें, पहला प्रोसेस है हमारा, द फर्स्ट प्रोसेस कौन सा जी? नंबर 1, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत वर्क क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ये ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। या ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉयल्स लॉ वैलिड हो, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ऐसे इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कह ले जी, बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT लिखा जा सकता है, कोई मसला तो नहीं है। यहां से बेटा P की वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू निकालें, क्या बना nRT ओवर V। इस P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, लो ये पुट इन 1, तो हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बन जाएगा, माइनस V1 V2 nRT ओवर V, P की वैल्यू पुट की इंटू dV। यहां से nRT बेटा T चूंकि कांस्टेंट है, nR भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो, nRT बाहर आ गया, तो क्या बन गया V1 V2 क्या आ गया जी, dV ओवर V। ले जी इंटीग्रल लें, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बन गया, माइनस nRT। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रल क्या आ गया, ln ऑफ V, और इसका आपने लिमिट लेनी है V1 से V2। इसमें पुट करें तो क्या बनेगा, माइनस nRT इंटू ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V2 ओवर V1। तो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये कब है, जब एक्सपेंशन होगी। इसका मतलब है कि जब V2 बड़ा होगा किससे, V1 से, तो ये वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। और फिर मैं ये चौथी दफा कह रहा हूं कि दिस इज द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जिधर पिस्टन फोर्स लगाएगा, पिस्टन अगर उधर ही मूव करेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, चूंकि dx और फिर f के दरमियान एंगल 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। अच्छा जी, चलें इससे आगे चलते हैं जी, ठीक है। वर्क डन, नेक्स्ट देखें जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद देखते हैं जी आइसोबैरिक प्रोसेस। वर्क डन नंबर 2, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इस फार्मूले से, और जो ऊपर वाले फ्रॉम इक्वेशन 1, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस V1 V2। प्रेशर अगर कांस्टेंट है इस फार्मूले में, प्रेशर बेटा अगर कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बन गया, dV। लेकिन इंटीग्रेशन करें बहुत इजी, बताएं जी क्या बन गया, V1 V2। लेकिन जी इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या बन गया, V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में। और अगेन जो है, अगर क्या होगा, V2 V1 से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, वर्क नेगेटिव आ जाएगा। अगर V2 V1 से छोटा होगा तो इसका मतलब है ये बेटा नेगेटिव आके नेगेटिव होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर एक्सपेंशन होगी यानी V2 V1 से बड़ा होगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तीसरा प्रोसेस है जी हमारा, इसमें तीसरा प्रोसेस है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। तो जब चेंज इन वॉल्यूम यानी dV 0 हो गया, तो बेटा dV जब 0 हो गया तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। सो नो वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोक्रोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होगा। क्लियर जी। अच्छा जी, चौथा और आखिरी हमारा जो केस है वो है वर्क डन ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन, इसे कहते हैं वर्क डन ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन। थर्मल आइसोलेशन का मतलब है कि ना सिस्टम के अंदर हीट जाए और ना बाहर आए, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, इसे कहते हैं थर्मल आइसोलेशन सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ना सिस्टम ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ना सिस्टम के अंदर जाए ना बाहर आए, ठीक है, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी रेज पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और ये जो गैमा है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इट इज द रेशियो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक होगी बात जी। अब इसमें बेटा अगर मैं इस कांस्टेंट को K के बराबर रख लूं तो फिर P यहां से किसकी इक्वल आ गया? वी रेज पर गैमा K ओवर वी रेज पर गैमा। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1, लो ये पुट करो जी, क्या आ गया? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल थर्मल आइसोलेशन प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस किसके बराबर आ गया जी? माइनस V1 V2 के वी रेज पर गैमा इंटू डीवी। के बेटा बाहर निकाल लें तो क्या बन गया? इस V को ऊपर ले जाएं, वी रेज पर गैमा -1 इंटू डीवी, ये के आ गया। समझ आ गई बात? ये के बेटा बाहर ले लिया, इसको ऊपर ले गए। अब इंटीग्रेट करें जरा, क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी? एक्स स्क्वायर, चलें dx क्या इंटीग्रेशन होती है? एक्स स्क्वायर 2 + 1 ओवर 2 + 1, ऐसे ही है ना। तो अब इसके इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा? इज इक्वल टू -k इंटू वी रेज पर माइनस गैमा +1 डिवाइड बाय माइनस गैमा +1 इंटू V1 V2। ये लिमिट आ गई। समझ आ गई बात? ये बेटा V1 V2 लिमिट तो लेनी है इंटीग्रल में। अब इसमें वैल्यू पुट करें, इसको जरा मैं इधर लिख लेता हूं जरा, ठीक है। तो करें जी, वैल्यू पुट करें, किसके बराबर आ गया? W इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर ले आए तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कि ये गैमा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया? K ओवर गैमा -1, ठीक है। बाकी क्या बन गया? V2 माइनस गैमा +1 माइनस V1, ये देखना लिमिट लेनी है पहले, ये फिर ये -V1 माइनस गैमा +1। क्लियर होगी बात? इस K को मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर गैमा -1, क्या बन गया जी? K V2 माइनस गैमा +1 माइनस K V1 माइनस गैमा +1। कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हमें पता है बाय आइडियल गैस इक्वेशन से ये, या इससे सॉरी, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा इज इक्वल टू K। अब इस K की वैल्यू ये वाली, यहां ये K की वैल्यू ये वाली इधर लिखेंगे, K की वैल्यू ये वाली इधर लिखेंगे। तो लिखें जी वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस गैमा -1, क्या बन गया जी? K की वैल्यू बेटा लिखें P2 V2 गैमा वी रेज पर V2 माइनस गैमा +1 माइनस P1 V1 गैमा और V1 माइनस गैमा +1। ठीक होगी बात? अब आप बेटा इनको करें ऐड, ये पावर ऐड होगी तो 1 रह जाएगी बस ये, तो क्या बन जाएगा ये फिर? P2 V2 माइनस P1 V1। तो दिस इज दी वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको एक और हम लिख सकते हैं, एक और इसकी फॉर्म बना सकते हैं।
हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये भी है, समझ आ गई बात। तो P1 V1 T1 हो गया, या P2 V2 इज इक्वल टू T2। तो इसका मतलब है आप P1 V1 की वैल्यू nRT1 लिख सकते हैं और P2 V2 की वैल्यू nRT2 लिख सकते हैं। तो लिख दें जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसकी जगह फिर इसका मतलब है nR दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ये nR को मैं कॉमन लेने लगा हूं, nR ओवर गैमा -1 इज इक्वल टू, इसमें बेटा P2 V2 की जगह क्या पुट किया, nRT2, nR बाहर आ गया तो ये क्या बन गया T2 माइनस T1। तो लें जी, ये हमारे पास जो है वर्क डन आ गया ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, अब इन चारों प्रोसेसेस को हम एक ही जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, आपको एक झलक दिखाते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव या कहीं आ जाए कि किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो आप ये देखें, पीवी डायग्राम बनाते हैं जी, इनकी पीवी डायग्राम बनाते हैं सबके लिए, पीवी डायग्राम। प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये लें, दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में बेटा क्या होता है, बॉयज लॉ में क्या कैसी बनती है, कर्व बनती है, ये लें। और आइसो एडियाबैटिक में इससे जरा शार्प कर्व है, ये लें। इसका मतलब है ये बन गई आइसोबैरिक के लिए, ये बन गई आइसोथर्मल के लिए, और ये बन गई एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। और आइसोकोरिक के लिए आप ऊपर की तरफ एक लाइन बना सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। अब अगर हम इन कर्व से वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क किसके इक्वल है, P इंटू dV, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, अगर इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ मालूम किया जाए, एरिया अंडर ईच कर्व और एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम दैट गिव्स द वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। चलें जी, एरिया कैलकुलेट करो, यहां इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे सबसे ज्यादा, फिर इस कर्व से नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करें, सबसे ज्यादा किसका एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, आइसोबैरिक के लिए, उससे कम आइसोथर्मल के लिए, सबसे कम एडियाबैटिक के लिए, ठीक है, और आइसोकोरिक के लिए वर्क होगा ही नहीं। तो इसलिए हम यहां पर एक टर्म लिख सकते हैं, इस टर्म बेटा लिख सकते हैं, कौन सी, ये वाली, कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस सबसे ज्यादा, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद एडियाबैटिक, और उसके बाद आइसोकोरिक। बात समझ में आ गई, ये हम ये फिक्रा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आर्टिकल आज का, और वो क्या था, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, और उसमें हमने आइडियल गैस पे जो वर्क है पिस्टन का वो देखा ड्यूरिंग आइसोथर्मल, ड्यूरिंग आइसोबैरिक, ड्यूरिंग आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के। बात समझ में आ गई, आई होप कि आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा और समझ भी आपको आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।